अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। रिसेंटली यूट्यूब पर मैंने एक टाइटल देखा था, रेनबो ट्रैप। जब मैं उसकी डिटेल्स में गई तो पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डार्क वेब जैसे काम शुरू हो गए हैं, यानी कि हम जिन्स परस्ती, जिनसी इस्तेसाल, LGBTQ और बच्चों की फहाश किस्म की वीडियोस को पोस्ट किया जाता है, बच्चों को ट्रैप किया जाता है। चंद रुपए के पीछे बच्चों को मिस यूज किया जा रहा है और ये सारे काम पाकिस्तान के बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बड़े फाल तरीके से हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या गेम है, असल कहानी क्या है और किस तरह ये ग्रुप सोशल मीडिया एप्स पर इतने फॉल हो चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्स हमारे हर बच्चे के हाथ में है, हर बच्चा उन पर एक्टिव है, यानी अब कोई बच्चा इन तमाम चीजों से महफूज नहीं है। इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रज़ी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मैं चाहूँगी पहले आप थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ, इंट्रोडक्शन कराएँ अपना। शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ गुज़िश्ता 10 साल से, उससे पहले एक्टिविज़्म में रहा हूँ और बस यही इंट्रोडक्शन है। हुँ। मुख़्तलिफ़ इदारों के साथ काम किया है, जिस तरह नियो टीवी है, दिन न्यूज़ है, जी टीवी है, सच न्यूज़ है। अब अपना सेटअप है जो हम सैपियम डिजिटल के नाम से करते हैं। राइट, मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से काम करते हैं। राइट, राइट। सहाफ़त आपका पैशन? सहाफ़त जो है वो पैशन भी है और इसके साथ-साथ आप कह लें ना कोई बाद-औक़ात किसी शोबे में आप धक्के खा-खा के आ जाते हैं। राइट, तो क्योंकि एक्टिविज़्म में रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि माशरे की बुराइयाँ और सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं। ठीक। तो अब उसके हल के लिए क्या कर सकता है एक आम आदमी? तो बतौर सहाफ़ी उसको उजागर करना सबसे बेहतर लगा तो यही शुरू कर दिए। आसान और बेहतर लगा लोग आसान सुन तो भी नहीं नहीं है लेंगे। आसान तो नहीं है, बहुत हाँ, मुश्किल है, बहुत आजकल टफ़ बहुत है। मुश्किल है, हाँ। आजकल ज़्यादा मुश्किल हाँ, है। क्योंकि गवर्नमेंट पे तनकीद करें तो हुँ। पीका एक्ट लग जाएगा। किसी माफिया को छेड़ें तो आपकी जान भी महफूज़ नहीं है। राइट, राइट। अभी आपने रिसेंटली, आपकी वीडियोस में देख रही थी, द हुँ, हुँ। रेनबो ट्रैप के नाम से आपने एक सीरीज शुरू की है जी। जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से इस पे इससे पहले किसी और ने काम नहीं किया हुँ, कि सोशल मीडिया एप्स जो हैं अब वो डार्क वेब की तरह काम करना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। उसकी डिटेल्स बताएं, कौन लोग हैं ये, इनका टारगेट ऑडियंस क्या है और क्या माफिया है? माफिया है या आम लोग कोई भी उठ के ये काम शुरू कर रहा है कि आप बच्चों को ट्रैप देखिए कर रहे एक हैं? सोशल मीडिया जो है उसके पॉज़िटिव भी इस्तेमाल है लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़्यादा हो रहा है। हम ऑनलाइन फ्रॉड्स देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हैं तो हम पाकिस्तान को जब कंपैरिज़न करते हैं ना कि इसका पॉज़िटिव इस्तेमाल कितना हो रहा है, नेगेटिव कितना हो रहा है, तो बदकिस्मती से हमें लगता है कि नेगेटिव इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। आम यूज़र जो है, आप भी यूज़र हैं सोशल मीडिया, तो आप पहले आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आपके पास कितनी ऐप्स हैं इस वक़्त मोबाइल में? ऐप्स तो काफ़ी होंगी बट यूज़ मेरे यू ख़्याल से मैं जो ज़्यादा करती हूँ वो 2 या 3 ऐप्स हैं। फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यूट्यूब, अच्छा। तो इस वक़्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ऐप्स यूज़ होती हैं, अगर उनमें हम सोशल मीडिया ऐप्स देखें तो उसमें स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, टिकटॉक है, मैसेंजर है और इसके साथ-साथ एक ऐप शायद आपने वो नहीं यूज़ की, रेडिट है, तो वो ठीक भी है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और एक ऐप है जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होती है, बीगो के नाम से। ओके, ये तकरीबन 8 ऐप्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं हमारी यंग जनरेशन के अंदर। राइट। और हमने जब इन ऐप्स में देखा कि इस वक़्त आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले 1-2 साल से बिलख़ुसूस क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हमें बदकिस्मती से हम जिनस-परस्ती का जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा लगा। राइट। और असल में एक कहानी ये हुई थी कि आज से कोई 2-3 महीने पहले मुझे एक नौजवान आके मिला। नौजवान भी हादसाती तौर पर किसी होटल में आके मिला, जहाँ पे इस्लामाबाद का एक सेक्टर E11 वहाँ पे हम बैठे हुए थे। उसने मुझे हम जब आपस में डिस्कस कर रहे थे, मीडिया के कार्ड वगैरह भी हमारे पास मौजूद थे, 5-6 सहाफ़ी बैठे हुए थे। उसने समझा ये सहाफ़ी हैं, तो वो आके हमारे पास बैठ गया कि मैं कोई बात करना चाहता हूँ। उसने जब बात की तो वो हमारा तो दिल दहल गया कि ये इस्लामाबाद में हो रहा है। उसने ये कहा कि मैं 2 साल कबल, आज से 18 एक साल उसकी एज थी, तो वो कह रहा था 2 साल कबल मेरे वालिद फ़ौत हो गए और मैं यतीम हो गया और मेरी वालदा बीमार थीं राइट। और बड़ी शदीद बीमार थीं। तो उनकी बीमारी के इलाज के लिए ख़ानदान ने सपोर्ट नहीं किया। हुँ, तो मैंने उस वक़्त मैं स्नैपचैट को भी सिर्फ़ यूज़ करता था अपनी पिक्चर्स वग़ैरह बनाने के लिए जिस तरह लोग करते हैं, तो मैंने एक स्टेटस लगा दिया, कोई मेरी मदद करे। हुँ, एक अननोन बंदे ने जो मसीहा बनकर उसने मेरी मदद की।
और मदद करके वालदैन की, जो मेरे वालिदा की जितने अखराजात थे वो उसने कर लिए, बर्दाश्त कर लिए और उठा लिए। लेकिन कोई 1 आध महीने बाद उस बंदे ने फिर राब्ता किया। उसने कहा मैं तुम्हें जॉब की ऑफ़र करता हूँ, तुम इस्लामाबाद आ जाओ। राइट। वो इस्लामाबाद आ गया। और ये कहाँ उसने का क रहने वाला था बच्चा? ये एबटाबाद का रहने वाला था। मैं बच्चे का नाम या ज़्यादा चीज़ें नहीं ठीक है, बताएँगे, प्लीज़। लेकिन वो एबटाबाद का रहने वाला था। ये आप कह सकते हैं एबटाबाद मानसेरा के दरमियान कोई गाँव है, उस गाँव का रिहायशी था। तो वो जब इस्लामाबाद आया तो उसको पहले 1 महीना तो एक देहात से आया वो लड़का, उसको मुख्तलिफ होटलों में ले जाना, अच्छे कपड़े पहनाना, उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना, ये उसके लिए गनीमत था। उसने पूछा जॉब क्या है? उसने कहा जॉब बताते हैं, अभी 1 आध महीना आप एन्जॉय करो, आपकी वालिदा को पैसे वगैरह भेजते रहेंगे। लेकिन एक दिन फिर ऐसा हुआ कि उसको जब बहुत ज़्यादा फ्रैंक कर लिया, तो फिर उस लड़के को भेज दिया 1 नाइट के लिए किसी और शख्स को पैसे लेकर। और उसने अब आके बताया कि मैं तो थक चुका हूँ और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, आप उसे साफ़ी लोग फिज़िकली इस पर मिसयूज़ किया गया, मिसयूज़ जिनसी किया गया। इस्तेहसाल किया उसने गया। कहा कि आप क्यों नहीं साफ़ी इस पर बात क्यों नहीं करते? हम तो परेशान हो गए कि ये स्नैपचैट में हो रहा है। स्नैपचैट को तो हम समझते थे कि बस फ़ोटो बनाना है, अच्छा-सा फ़िल्टर लगाना है, स्ट्रीक भेज देनी है। यस। लेकिन जब हमने फिर जाके खुद देखा कि स्नैपचैट में ज़रा सर्च तो करें कि ये कहाँ पे कैसे हो रहा है, तो फिर हमें पता चला कि इस्लामाबाद तो छोड़े, पूरे मुल्क के अंदर स्नैपचैट को बाकायदा तौर पर अब जिनसी ट्रैफ़िकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। रियली? उसपे मुनज़्ज़म ग्रुप्स भी हैं, जी11 में हमने देखे, ई11 में भी देखे, जो नौजवान लड़कों के साथ बातचीत करते हैं, आपसे बार्गेन करते हैं, रेट तय करते हैं, मीडिएटर या वो क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं धंधे की ज़ुबान में। तो वो आपका रेट तय करके फिर बच्चों को बेचते हैं और ये बच्चे कोई ज़्यादा उम्र के नहीं है, 12, 14, 15, 16 या 18, 20 साल के तो बच्चे हैं। बच्चे इसमें ट्रैप कैसे होते हैं, इस सारे उसमें? देखिए पाकिस्तान में गुर्बत कुछ सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी हैं जो महफूज हैं, मसलन व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे जो कांटेक्ट आपके पास सेव होगा वही आपको शो होगा, उसी से आप राब्ता कर सकते हैं। जिसके एग्ज़ैक्टली। पास आपका नंबर नहीं है, राब्ता नहीं कर सकते। स्नैपचैट ऐसे नहीं है। स्नैपचैट में कोई भी आपको ऐड कर सकता है, कोई अननोन पर्सन, वो चाहे किसी यूजर नेम के पीछे कोई शैतान बैठा हो, आपको तो नहीं पता ना, आपने वो को ऐड कर सकता है। और ये मासूम बच्चा और जिसने मैंने अभी देखा है कि दुनिया ग्रुप्स देखी में भी नहीं है। आप लोग शायद ऐड हाँ, कर सकते हैं। मेरे ख़्याल स्नैपचैट में ग्रुप तो नहीं होते, स्नैपचैट के अंदर आप ये है कि आपको कोई भी ऐड कर सकता है एज़ अ फ्रेंड। जब आप उसे ऐड बैक करते हैं तो आप फ्रेंड हो जाते हैं, या आप ऐड नहीं करते तो फॉलोवर रहते हैं। जब आपको ऐड कर लेते हैं तो वो आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं हुँ। और फिर आपसे आपके रोज़ानात पूछते हैं, फिर उसके हाल-अहवाल पूछते हैं। और गुर्बत हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़ायद लोग गरीब हैं। ये अभी लेटेस्ट जो लेकिन 10 रिपोर्ट आई है। करोड़ से ज़ायद हाँ। गरीब लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, हाँ, स्नैपचैट भी है। ये एंड्रॉयड तो पाकिस्तान में 14 करोड़ लोगों बल्कि 18 करोड़ लोगों के पास है ना एंड्रॉयड। जी। तो एक मतलब आम मज़दूर है तो उसके पास भी एंड्रॉयड है, उसने शायद 2 महीने की सैलरी बचा के लिया हो, लेकिन एंड्रॉयड है। और हम अपने मासूम बच्चों को जो 18 साल के, 17 साल के, 12-13 साल के बच्चे उसको एंड्रॉयड दे देते हैं कि वो चले एंगेज हो जाएगा, स्टडी पर्पज़ है या किसी भी हवाले हाँ, से। लेकिन वो हमें पता नहीं होता कि हम कौन-सी ऐप उसको इंस्टॉल करके देनी है, कौन-सी ऐप इंस्टॉल करके नहीं देनी। तो वो आपकी गुर्बत का फ़ायदा उठा के, आपकी गरीबी का फ़ायदा उठा के, आपके बैकवर्ड होने का फ़ायदा उठा के, शहरी ज़िंदगी ना देखने का फ़ायदा उठा के, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो फिर आपको इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ बातचीत करते हैं, फिर आपके रोज़ानात ऐसे बनाते चले जाते हैं कि आपको लगता है शायद मैं तो अमीर हो जाऊँगा इस फ़ील्ड में आकर। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ट्रैप हो जाते हैं। इस तरह ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, स्नैपचैट में आपकी ही मैं एक वीडियो देख रही थी और उसमें ये था कि उसमें बच्चों से फ़ोहिश तस्वीरें भी मंगवाते हैं और फ़ोहिश वीडियोज़ भी मंगवाते हैं। इनका कोई ख़ास टारगेट ऑडियंस है, सिर्फ़ लड़के ऑडियंस हैं या लड़कियाँ भी ऑडियंस है, कोई एज ग्रुप ऑडियंस है? हुँ। किस देखिए किस्म के बच्चों को हुँ। ये ज़्यादा टारगेट करते हैं? देखिए, लड़कियों के हवाले से तो हम बात इस वजह से नहीं करते कि हमारे माशरे में ये ट्रेंड आज से नहीं है। हम तो बचपन से वो हीरा मंडी सुन रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या सुन रहे हैं। बहरहाल एक ट्रेंड हमारी सोसाइटी में, माशरे में है। लेकिन जो लड़कों के हवाले से ट्रेंड है, वो ट्रेंड पिछले 5-6 साल से इंक्रीज़ हुआ है, ओके। बढ़ा है हुँ। और वो इंतहाई डेंजरस है। यानी आपको आपकी लाइफ़ को ये एबनॉर्मल कर देता है। एक नौजवान लड़का जो 12-13 साल की उम्र में इस गंध में चला जाता है, उसकी सारी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। वो सारी ज़िंदगी फिर इस दलदल से निकल नहीं सकता। राइट। तो इसलिए हमने ज़्यादा टारगेट इसको किया कि जो इसके पीछे फिर एलजीबीटी है तो इसके पीछे कुछ अनासिर हैं। फिर आपने कहा कि स्नैपचैट को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? लोग समझते हैं कि बहुत सेफ है।
हुँ, ये सेफ तो बिल्कुल नहीं है। आपकी कोई भी ऐप जो आपके लैपटॉप पे खुली है, वहाँ से आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसको फ़ौरी महफ़ूज़ कर सकते हैं। चाहे वो जी, व्हाट्सएप का आपकी व्हाट्सएप के ज़रिए अक्सर लोग आज प्राइवेट फ़ोटो भेज देते हैं। वो शो होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, ब्रोक हो जाती है। इसी तरह स्नैपचैट पे भेजते हैं, इसी तरह बाकी ऐप पे भी अब ये आ गया ऐसी फ़ीचर। लेकिन वही ऐप अगर आपकी लैपटॉप पे लॉगिन है, तो आप फ़ौरी तौर पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। वहाँ पे कोई ऐसा प्राइवेसी नहीं है। दूसरा ये है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन में हर एंड्रॉयड फ़ोन में तकरीबन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो आपके पास वो सेव हो जाती है। तो ये बिल्कुल महफ़ूज़ नहीं है। स्नैपचैट में 10 मिनट 15 सेकंड की वीडियोज़ वग़ैरह जो मुख़्तलिफ़ लोग भेजते हैं। अब देखें ना टेस्ला के मेरा एक इंटरेक्शन हुआ जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो एक टेस्ला का सिर्फ़ 18 साल या 20 साल का लड़का है। इतना भोला-भाला सा लड़का है। अब वो क्या कहता है, डेली एक अपनी वहाँ पे स्ट्रीक लगाता है या अपनी स्टोरी लगाता है कि आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सिर्फ़ ₹300 में, अनलिमिटेड। अब मैंने उसको देखने के लिए, क्योंकि हम इस पे रिसर्च कर रहे थे, मैंने उसको देखने के लिए मैंने उसको कहा कि कैसे देख ₹300, तो उसने मुझे अपना एक अकाउंट नंबर भेजा। वो उसके नाम पे नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है 16-17 साल के बच्चे के कोई अकाउंट नहीं होगा। उसने कहा इस पे ₹300 भेजें और आप मुझे वीडियो में देखें। अब मैंने उसको ₹300 भेज दिए। अब उसने ये किया कि वो उसने मुझे फलाँ टाइम दिया कि इस टाइम पे आप मुझे वीडियो कॉल कीजिएगा और मैं जो है वो न्यूड आपके सामने आ जाऊँ। हमने उसे कॉल नहीं की, लेकिन उसके जितने भी स्टेटस हैं वो हमने सेव कर लिए और हमने देखे कि ये लड़का जो सिर्फ़ 18 साल का लड़का है, महज़ 300 के लिए अपनी इज़्ज़त बेचने पर आ गया है, तो इसको ये किसने सिखाया है? यहाँ तक किसने पहुँचाया है? तो यहाँ तक ये मामला स्नैपचैट का और जा चुका सिर्फ़ है। ₹300। सिर्फ़ ₹300। ₹300 में तो बहुत कुछ हो रहा है। ₹300 में तो आपकी वीडियोज़ सेल हो रही हैं, 500, 700, 800 में वीडियो सेल हो रही हैं टेलीग्राम के ज़रिए, और वो बाद में जो डार्क वेब तक पहुँचती हैं, वो डॉलरों में पहुँचती हैं। हम राइट। 300, 500, 700 में खरीदो फ़रोख्त यहाँ पे हो रही है, फिर बाद में डॉलरों में जाके डार्क वेब में जा रही तो है। क्या ये लोग जो बैक एंड पे बैठे हैं, ये डार्क वेब के साथ मुनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं? देखिए, हमें अभी बराह रास्त तो कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन इस पर जब हमने रिसर्च की, हमने मुख्तलिफ देखा, तो टेलीग्राम के ऊपर, जो टेलीग्राम के मालिक है, उस पे भी एक केस चल रहा है फ्रांस के अंदर। यस। जिस केस के अंदर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उसने बच्चों के इस्तेहसाल के हवाले से जो ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी है, जितने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप को डेलिबरेटली तौर पर उसने सपोर्ट किया है। ये उसका इल्ज़ाम है। इसके अलावा फ्रांस में 40 अफ़राद का एक गैंग पकड़ा गया था, जिस गैंग के पास तकरीबन अ ऑलमोस्ट 40,000 या 50,000 के लगभग मासूम बच्चों की वीडियोज़ थी, और वो तमाम गैंग फिर वो इंकशाफ़ हुआ अदालत में जाके कि वो डार्क वेब में वो तमाम मटीरियल इस्तेमाल हो रहा था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट हमने जो है वो पढ़ी, इसी दौरान जब हम रिसर्च कर रहे थे। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डार्क जो स्नैपचैट है, जो इसका टेलीग्राम है, टेलीग्राम डार्क ग्राम के नाम से उन्होंने रिपोर्ट डाली। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि हमने टेलीग्राम के ज़रिए एक ग्रुप से राब्ता किया कि उसने इश्तिहार लगाया हुआ था कि बच्चों की वीडियोज़ हमसे ले लें। हमने कहा बच्चों की वीडियोज़ दें, तो उसने हमें एक क्यूआर कोड भेजा कि इस पे पेमेंट करें। इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने उस पर पेमेंट की, तो उसको 2 टेराबाइट जो है उसका फ़ोल्डर मिला एक डार्क वेब के एक लिंक के ज़रिए, और 2 टेराबाइट इसका मतलब है 2000 जीबी। 2000 जीबी में कम अज़ कम भी अगर वीडियोज़ होंगी मासूम बच्चों की, और इंडिया टुडे ने बताया कि उसमें 8 से 12 साल के बच्चों की वीडियोज़ हैं। मासूम बच्चों की कम अज़ कम 20,000 वीडियोज़ सिर्फ़ इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कही। तो हमें बराह रास्त पाकिस्तान में तो ये लिंक नहीं मिला, अभी तक नहीं राइट। मिला, हम रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली हम ये तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में इन वीडियोज़ को लेने का मकसद क्या है? फिर टेलीग्राम एग्ज़ैक्टली। में इन ग्रुप्स का मकसद क्या है? तो टेलीग्राम तो पाकिस्तान में बैन है। वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके। वीपीएन के ज़रिए आपका एक्स भी चलता रहा है, क्योंकि एक्स को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बैन किए रखा, तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स उन वेबसाइट्स को भी बैन कर देती है, जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा करते हैं। यस। तो उस वजह से लोग वीपीएन ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं। जब वीपीएन इंस्टॉल हो जाता है, तो आपके लिए इंटरनेट अनसेफ हो जाता है।
फिर अगर मासूम बच्चे के ने भी वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने दर्जनों बल्कि हज़ारों के हिसाब से जो वेबसाइट्स ब्लॉक की हुई हैं, जो पोर्न वेबसाइट है, वो फिर उस तक भी एक्सेस चली जाती है। आपने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो आम वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हुँ। कर देती है, वीपीएन डाउनलोड करना पड़ता है। पिछले दिनों फायरवॉल का इतना ज़्यादा हंगामा था, शोर था कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल ज़रूरी है। तो फायरवॉल कोई काम नहीं कर रही है, स्नैपचैट की सारी जो तंज़ीमें चल रही हैं इस सिलसिले में और डिफरेंट ऐप्स देखिए के सिलसिले में। फायरवॉल इंटरनेशनली काम नहीं करती। पाकिस्तान में तो चलें उन्होंने एक सियासी पर्पज़ के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल किया था। लेकिन इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो फायरवॉल कहीं भी कामयाब नहीं है। अगर चीन ने फायरवॉल लगाई हुई है तो क्या चीन में ये सब कुछ रुक गया है? ईरान ने लगाई हुई है तो क्या ईरान में ये सब कुछ रुक गया है? रशिया में है तो रशिया में क्या ये सब कुछ रुक गया? नहीं रुका, हर जगह जारी है। इसका ये हल है ही नहीं कि आप फायरवॉल के ज़रिए या इसके ज़रिए, इसका हल सिर्फ़ अवेयरनेस है। इसका हल सिर्फ माशरे की एक पूरे माशरे को एक सोसाइटी को ट्रेन करना है। इसका हल ये है कि गुर्बत से लोगों को निकालना है ताकि लोग नेगेटिव रास्ते में ना चलें। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह सिर्फ गुर्बत है? सिर्फ गुर्बत नहीं है, इसकी वजह हमारे माशरे को इस दलदल में फँसाने के लिए हमारी जो एनजीओज़ काम करती हैं, हुँ। बैरूनी फंडेड एनजीओज़ हैं, इसकी वजह वो भी है। आपको याद होगा यहाँ आप एनजीओ इस्लामाबाद का में नाम ले रहे हैं। एनजीओज़, एक एनजीओ नहीं एनजीओज़ बहुत सारी हैं। अब देखिए आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक एनजीओ का इवेंट अमेरिकन एम्बेसी के अंदर हुआ था, एलजीबीटी के हवाले से। उसको पूरे मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, उसके खिलाफ जमात इस्लामी ने जो है वो शोर भी मचाया। शोर भी मचाया था, बाकी भी जमातों ने किया था। इसके साथ कराची में जर्मन एम्बेसी ने एलजीबीटी के इवेंट किए हैं, उसके भी तमाम प्रूफ मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ बैरूनी वो ममालिक जो अपने मुल्क के अंदर एलजीबीटी के हवाले से उसकी आज़ादी के नाम पर काम करते हैं और वहाँ पे उन्होंने आज़ादी दे दी है। वो ये समझते हैं कि शायद उनका माशरा आज़ाद है, तो ये माशरा भी आज़ाद होना चाहिए। राइट। हर माशरे के अपने जो नॉर्म्स हैं, उनको भी देखना चाहिए ना। बिल्कुल। आप हमारे माशरे में इस तरह मुदाखलत तो नहीं कर सकते, जिस तरह आप अपने माशरे में जो आज़ादी देखते हैं, हुँ। वो आज़ादी आप चाहते हैं हमारे आपकी माशरे में हो। चॉइस है, हमारी भी चॉइस है। हमारी भी चॉइस है, बिल्कुल। लेकिन गरीब मुल्क होने की वजह से आपकी कोई चॉइस भी नहीं होती। गरीब और यू कैन नॉट बी चूज़र्स। मकरूज़ बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या सिर्फ स्नैपचैट और टेलीग्राम पे ये सब कुछ हो रहा है या उसके अलावा डिफरेंट और ऐप्स भी हैं जो बहुत हुँ। आसान हैं, एक्सेसिबल हैं और लोग जो हैं खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं और पेरेंट्स को नहीं पता? देखिए इसमें जो मैंने आपको 10 पहले गिनवाई वो तो तमाम ऐप्स इस्तेमाल हो रही हैं किसी न किसी और वो ऐप्स हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। राइट। लेकिन आपने एक ऐप है ही से, आपने उसका नाम सुना हुआ? आपने नहीं सुना हुआ, लेकिन ये ऐप पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर रैंक 9th में है, 9वें रैंक पे है। ये मैंने पहली दफ़ा सुना था जब इस तरह एक और ऐप है पाकिस्तान में टैंगो के नाम से। हाँ, टेंगो का नाम सुना। टैंगो का नाम सुना हुआ है, ये पाकिस्तान में 7th पोज़ीशन पे है प्ले स्टोर में। इसी तरह एक और ऐप है जी, वो चामिट के नाम से या कैमिट या जो भी इसको कहेंगे, ये 10th पोज़ीशन है इसकी प्ले स्टोर पे। ये जो ऐप्स हैं ये सारी एलजीबीटी उसको सपोर्ट करती हैं, एलजीबीटी को सपोर्ट करती हैं। मसलन ही से है, ही से पाकिस्तान में 9th पे रैंक करती है। इसमें सिर्फ़ मैच होते हैं हुँ। और इसमें लड़कियाँ इंटर हो ही नहीं सकती, इसमें सिर्फ़ लड़के मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान में जिस ऐप में प्ले स्टोर में 9th पोज़ीशन है जिसकी, उस ऐप में सिर्फ़ हमजिन्स-परस्ती हो रही है। ओके। आप खुद देखें कि ये कितना वर्स्ट हो चुका है मामला। इसी तरह ग्रिंडर एक ऐप है जिसको पीटीए ने ब्लॉक किया है। पीटीए ने इसको ब्लॉक किया था। ये जो ग्रिंडर ऐप है, इसमें जो 3 लाख डाउनलोड्स हैं पाकिस्तान में, 3 लाख डाउनलोड्स उस साल में, जिस साल में इसको 2022 में सितंबर 2022 में ब्लॉक किया गया। यानी ये लॉन्च होने के कुछ चंद माह बाद पाकिस्तान में जब मशहूर हुई, तो सिर्फ़ उस अरसे के अंदर 3 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया। और इस ऐप के अंदर भी कोई लड़की एंटर नहीं हो सकी, कोई खातून एंटर नहीं हो सकती। इसमें आपको मेल होना ज़रूरी है, फिर आप अपना जिनसी रुझान बनाते हैं आगे जाके। फिर इसके साथ ये जो ऐप्स हैं मसलन ही से, टैंगो, चैमट, ये तो ब्लॉक नहीं है, ये तो चल रही हैं ओपन। ओके। इसको पीटीए ने ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ़ ग्रिंडर को ब्लॉक किया है। और ये तमाम ऐप्स ऐसा-ऐसा यानी टॉप 10 में तो मैंने 3 ऐप आपको बता दी। यानी पाकिस्तानी जो है वो एजुकेशनल ऐप्स को, कोई लर्निंग ऐप्स को वो टॉप 10 में नहीं है।
टॉप 10 में वो ऐप्स हैं। अच्छा, ये बाकी ऐप्स जो मुख्तलिफ सोशल हैं वो टॉप 10 में बाकी मौजूद हैं। लेकिन ये वो ऐप्स हैं जो बिल्कुल एलजीबीटी को सपोर्ट करती। क्या पीटीए को पता नहीं है जो उन्होंने। पता है क्यों नहीं पता? मतलब ये है कि अब ग्रिंडर को आप कर सकते हैं, तो आपने हीसे को क्यों नहीं किया, आपने टैंगो को क्यों नहीं किया, आपने बाकी ऐप्स को क्यों नहीं ब्लॉक किया? आपको करना चाहिए। अच्छा, वो ब्लॉक करने के साथ भी अगर हम देखते हैं तो फायरवॉल अगर आपकी इतनी है, क्योंकि आपने दावा किया था, हमने नहीं कहा। हमने नहीं किया। हमने तो नहीं कहा कि हमें पता है कि फायरवॉल या दुनिया के किसी मुल्क में फायरवॉल उतनी कामयाब नहीं है जितनी अवेयरनेस की कामयाबी है। लेकिन आप अगर दावा करते हैं कि आपने कोई 40 अरब लगाए हैं इस पर, फायरवॉल पर, तो ये तमाम चीज़ें जो पूरे माशरे को बर्बाद कर रही हैं, आपका फायरवॉल यहाँ पे काम क्यों नहीं करता? हाँ, और यहाँ कहाँ पे पे भी काम करता है और सर? कहाँ पे करता है? और अभी डार्क वेब जो है, वो तो चले ना, ये ऐप मैंने आपको बता दी, इन ऐप्स को आम ब्राउज़र के ज़रिए हम ओपन करते हैं या आम प्ले स्टोर हुँ। के ज़रिए ओपन करते हैं। डार्क वेब को इस तहकीक करने से पहले मैंने कभी एक्सेस नहीं किया था। लेकिन ग्लोबली 6.7% अगर हम रेशियो निकालें, तो ग्लोबली 6.7% पाकिस्तानी डार्क वेब इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में से। तो 6.7% पाकिस्तानियों को पता है कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करते हैं। तो हमने जो पहले बात की है कि ये डार्क वेब पे सेल हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी एक्सेस कर रहे हैं उसको, और पाकिस्तानी ही इसे सेल कर रहे हैं। पाकिस्तानी ही सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपने पहले एक बात की है, दोबारा इस टॉपिक पे मैं आऊँगी, पीटीए के टॉपिक पर। उससे पहले आपने इस्लामाबाद की जी11 और ई11 की ज़िक्र किया। जी, पाकिस्तान के में इस्लामाबाद में जी11 और ई11 2 ऐसी सेक्टर्स हैं जो कि बड़े फ़ेमस हैं, कोई हुँ, ऐसी नज़रों से दूर इलाके नहीं ऐसे है। और छापे भी रोज़ होते हैं। सिक्योरिटी वहाँ जी, पे हम सोच ही नहीं सकते कि इतनी कमज़ोर हो। तो क्या एफआईए को पता है और वो खुद आँखें बंद करके बैठा है? देखिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज़ को पता है। सबको पता है। ये तो 2 सेक्टर्स हमारी तहकीक में आ गए ना, तो वैसे तो हर जगह पे ये काम हो रहा है। राइट। देहातों तक अब ये मामला चला गया है, शहर तो शहर रहे, शहर तो वैसे ही वेल अवेयर थे पहले ही सोशल मीडिया से, या लोग ज़्यादा बाशऊर होते हैं। लेकिन अब ये मामला तो देहातों तक, दूर लेवल तक चला जाता है। और आपको मतलब ये बावलपुर के पास एक गाँव था, वहाँ से अभी हाल में ही एफआईए की एक कार्रवाई से पता चला कि एक जर्मन शहरी एक पूरा ट्रैप चला रहा था। एक पूरा गैंग चला रहा था, जिसमें बच्चों को फँसाया जाता था, उनकी वीडियोज़ बनाई जाती थी, फिर वो डार्क वेब पे सेल होती थी। ये अभी रिसेंट की बात है। तो ये बात शहरों से निकल कर अब देहातों में चली गई है। अब ये शहरों में तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप हमारे हमने तो अपनी तहकीक में ऐसे-ऐसे लड़के उन ग्रुप्स में देखे, उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखे जिनका ताल्लुक ये नमल से है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है, नस्ट से है, यानी इतने पढ़े-लिखे लड़के जो स्कॉलरशिप वगैरह पे या आते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि गरीब भी हैं, इसमें अमीर लोग भी, अमीर लड़के भी, वो भी इसमें शामिल हैं और काम ये हो रहा है। अच्छा, कितने शामिल हैं और कितने ब्लैकमेल हो रहे हैं? कितने बाय चॉइस वहाँ पर हैं और कितने ब्लैकमेल हो रहे हैं? देखिए इसकी कोई एग्ज़ैक्ट तादाद तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ शामिल हैं, कुछ ब्लैकमेल हो रहे हैं, और एक अक्सरियत ऐसी है जो अपनी भूख मिटाने के लिए ये कर रहे हैं। राइट। यानी उनमें आपके से ख्याल में ज़्यादा वो वो हैं जो भूख मिटाने के लिए वो हैं वहाँ पे? मतलब हमारी कुछ जो 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 हमारी बातचीत हुई है, ज़ाहिर-सी बात है वो लोग ये नहीं बताते, डरते हैं। मीडिया का तो हम बता हुँ। के, हमने तो अपनी पूरी टीम को कहा कि आप लोग इनसे बातचीत करें, इंटरेक्शन करें, लेकिन वो मीडिया का सुनते ही भाग जाते हैं। तो हम मीडिया को नहीं बता के, हम वैसे ही एक वेल विशर के तौर पर जब बात करते हैं, तो उनमें से ज़्यादा कहते हैं क्या करें, फ़ीस भी देनी है, क्या करें यहाँ रहना भी है, इस्लामाबाद के खर्चे भी पूरे करने हैं, फिर लग्ज़री लाइफ़ भी देखनी है, फिर ब्रांडेड सूट भी पहनना है, फिर पार्टीज़ में भी जाना है। तो ये सब कुछ करने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा तो है, वो आपको पाकिस्तान में रोज़गार के मौके हैं नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? राइट। मेरा ख़्याल है कि ये बच्चों की जो ज़हनी सोच है, वो ओवरऑल भी हम अगर वैसे भी सोशल हुँ, मीडिया उठा के देखें तो हमें लगता है कि बच्चों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर बन जाना या नाच-गाना करके टिकटॉक पे जी, फ़ेमस होकर या इंस्टाग्राम पे या किसी और ऐप पे फ़ेमस होकर पैसा कमा लेना शायद बहुत आसान है। क्योंकि हुँ, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बहुत ऐसे ही पैसा है। बना लिया, तो लगता है कि ये बहुत आसान काम है और उस वजह से फिर बच्चे-बच्चियाँ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत लोग उनको ट्रैप कर इसमें देखें लेते ना हैं। आप अपना आइडियल किसे बनाते हैं?
अगर आपने अपना आइडियल किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया बनाया है और आपको पता नहीं है कि उसने कैसे ये तरक्की की है, वो यहाँ तक कितनी कैसे मेहनत थी, पहुँचा है, उसने कितनी मेहनत पहुँची है कितनी की है। कुर्बानियाँ थी। आपने सिर्फ़ देखा कि वो टिकटॉक पे आया, उसने कुछ 2-3 साल लगाए, अब उसके मिलियंस फॉलोवर्स हैं, अब वो दुबई भी जाता या जाती है, लंदन भी और सैर-सपाटे ये वो। जब आप उसी रास्ते पे चलते हैं, आपको लगता है कि उसने भी यही रास्ता अपनाया होगा। हुँ, उसने भी शायद जिस्म फ़रोशी की होगी, उसने भी शायद ये सब कुछ किया होगा। लेकिन राइट। शायद उसने ना किया हो। हुँ, लेकिन उस नौजवान को ये लगता है कि यही रास्ता है आगे जाने के लिए क्योंकि वो ट्रैप हो चुका होता है। उसको बताया जाता है कि यही रास्ता है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। हालाँकि ये नहीं चल रहा, दुनिया में इन्फ्लुएंसर जो है, वो ऐसे-ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मसलन उनकी काम सेहत के हवाले से है। उनका काम जो है वो एजुकेशन के हवाले से है। एग्ज़ैक्टली। उनका काम माशरे की बुराइयाँ दिखाने के हवाले से है और वो मसलन आप देख रहे हैं सियालकोट के कुछ लड़के हैं, वो सिर्फ़ दही कल्चर दिखाकर अब इस वक़्त वो करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान में ये साउथ के एक ग्रुप है, वो 8-10 उनके चैनल्स हैं, वो सिर्फ़ मज़ाहिया अच्छा कंटेंट बनाते हैं और करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। वो खुद बताते हैं, अपनी इनकम भी बताते हैं, मेरा ख़्याल है ब सारे चीज़ यूथ कर को रहते हैं। ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो हम मेहनत में अज़मत है, जी। पढ़ते रहे थे कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। ये इन्फ्लुएंसर लाइफ़ भी मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हुँ, गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे देखें एक फ़ेसबुक का पेज एक अच्छा रनिंग पेज जो है, जिस पे आप एक आम तौर पर समाजी मौज़ूआत पे बात करते हैं या आप फ़नी कंटेंट बनाते हैं, वो पाकिस्तान में आपको पे ही नहीं करता। क्यों? राइट। कि गवर्नमेंट ने उसमें रिस्ट्रिक्शन ये हमारी हुकूमत जो है उसकी नाअहलियाँ मुकम्मल है। यानी फ़ेसबुक के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, यूट्यूब के पास कोई एग्रीमेंट नहीं, टिकटॉक के साथ हुकूमत पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं। जितनी भी ऐप्स हैं, किसी एक ऐप का भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ ऑफ़िशियल कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। जब एग्रीमेंट होता है तो आप बहुत सी चीज़ें रुकवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें करवा सकते हैं। यानी फ़ेसबुक पे पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आबादी है फ़ेसबुक के ऊपर जो 10 करोड़ से के लगभग है और आपने फ़ेसबुक के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ कि उसको हम इतना बड़ा बिज़नेस दे रहे हैं। आप उसके साथ एग्रीमेंट करें, पाकिस्तान में मोनेटाइज़ेशन ऑन करें। जब ऑन होगा कि वही लड़का जो गलत कामों में डलकर या लड़की गलत कामों में डलकर पैसे कमाने की तरफ जाती है, वो अपना अच्छा कंटेंट बनाए और फ़ेसबुक मोनेटाइज़ करके कमाए। तो रास्ते जो हम बंद करते हैं ना मुख्तलिफ, उससे बुराई के हज़ार रास्ते खुल जाते हैं। एक अच्छा रास्ता बंद करने से जी, और उससे ये है, हम बुराई के कई रास्ते खोल रहे हैं, बोल ये देते आपका हैं। कहना है। अच्छा, दोबारा इस पर बात करते हैं, डार्क वेब की बात करते हैं। जी, डार्क वेब पे बहुत शोर मचा था कुछ साल पहले जब ज़ैनब का कत्ल केस हुआ, जी, जी। उसके अलावा एक और यही हमजिनसी के जो केसेस हुए कसूर में सामने आए, शोर मचा, बहुत हंगामा हुआ और हमें लगा कि शायद अब गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर लेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान में उसको बहुत सारे लोग जो हैं 6.5% आपने कहा, जी, दुनिया में जो अगर रेशियो निकालें तो पाकिस्तान 6.7%। 6.7% पे है। इतना आसान एक्सेस है क्या डार्क वेब का? एक्सेस तो आसान नहीं है उस तरह यानी आम ब्राउज़र उसको नहीं देखता और मुख्तलिफ उसके ब्राउज़र हैं जिसके ज़रिए उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन ये है कि इस वक़्त आप यूट्यूब खोलें ना, आप उस पे लिखें कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करते हैं, तो आपको 100 तरीके बताने वाले मिल जाते हैं, जो राइट। आपको हिंदी में, उर्दू में आपको कंटेंट पूरा मिल जाता है। तो एक आम शहरी जिसको जब इतनी सनसनी आप फैला देते हैं ना डार्क वेब के हवाले से, हालाँकि डार्क वेब जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात का भी ज़ख़ीरा है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आम वेब में शायद हुकूमती पाबंदियों का शिकार हो, वो आपको डार्क वेब में मिल जाएगी। तो डार्क वेब का अगर आप कंपैरिज़न करें तो 30% क्राइम होंगे, 70% उसमें बहुत कुछ पॉज़िटिव भी है। लेकिन क्योंकि हमने उसकी हाइप क्रिएट कर दी कि डार्क वेब जो है उसमें ये मवाद मिल जाता है, उसमें ये कुछ होता है, उसमें ये लाइव देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सनसनीखेज़ वीडियोज़। उसके बाद फिर पाकिस्तानी क्या करते हैं, सर्च करते हैं, नौजवान सर्च करते हैं जी इसको कैसे एक्सेस करना है। तो फिर मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं जिन ब्राउज़र के ज़रिए आप उनको एक्सेस कर और सकते जब हैं। एक्सेस करते हैं तो अच्छा किसी न एक्सेस किसी करने के ट्रैप में बाद फँस भी जाते हैं। हाँ, एक्सेस करने के बाद भी आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए उसको आगे चलाने के लिए, उसके लिए खोलने के लिए, मुख्तलिफ रूम्स के अंदर जाने के लिए, वो नहीं होता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी एक्सेस कर रहे हैं और जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सेस कर रहे हैं, सवाल का मकसद ये था और आप जवाब के करीब पहुंच गए कि आम बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता बहुत आसानी से, रूम्स तक नहीं जा सकता। जी, तो इसका मतलब है कि मुनज़्ज़म कुछ लोग, ग्रुप्स काम कर ग्रुप्स रहे हैं। हैं जो जी, काम कर रहे हैं, जो यहाँ से 300 रुपए की वीडियो लेते हैं और वहां पे सेल करते हैं। इनके बिल्कुल ऐसा पीछे कौन मुनज़्ज़म है?
देखिए हुकूमत तक, हमने एफआईए तक? अच्छा इसमें एक चीज़ आपको बता टेलीग्राम जो है उसमें एक ग्रुप था, उस ग्रुप में हमारा टीम मेंबर ऐड हुआ और उसने जो इश्तिहार लगाया हुआ था, ऐड लगाया हुआ था कि आप हमसे वीडियोज़ वसूल करें। तो या हमें वीडियो सेल करें, दोनों सूरत में उसने कहा। हमने कहा कि आप हमें वीडियोज़ कितने में देंगे? उस टाइम 10 से 15,000 में हमें कुछ 100 के करीब वीडियोज़ देने का वादा किया। हमने कहा सैंपल के तौर पे कुछ वीडियोज़ भेजो, तो उसने कुछ वीडियोज़ हमें भेजी जो बिल्कुल 13, 14, 15 साल के बच्चों की रेप की वीडियो थी। जो उसने हमें 3 से 4 सैंपल भेजे। तो उसने भी ज़ाहिर-सी बात है जितना मासूम बच्चा होगा, जितना उस पर ज़ुल्म करेंगे, रेप करेंगे, ऐसी वीडियोज़ बनाने का एक ही मकसद है कि वो डार्क वेब में ज़्यादा सेल होती हैं। अच्छा ये लोग ज़्यादा बैठे हैं यूएई में, दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान में यही लोग हैं जो आम तौर पर एक छोटे नेटवर्क के साथ कह लें या छोटा गैंग कह लें, जो छोटे इलाकों में लोग मुनज़्ज़म हैं। उसमें वो छो वीडियोज़ बनाते हैं और वो कारोबार जो है वो टेलीग्राम के ज़रिए ही करते हैं। राइट, टेलीग्राम से फिर दुबई में बैठे जो इनके सरगना हैं, वहाँ से फिर ये मामला आगे डार्क वेब में मुख़्तलिफ़ ख़रीदो-फ़रोख्त का होता है। तो ये कहना कि पाकिस्तान के लोगों क्योंकि बराह रास्त कोई इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई नहीं दी, होगी ज़रूर। जिस तरह हमने मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी होगी हुँ, ज़रूर। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता चला है कि यूएई में बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप हैं, जो ये ख़रीदो-फ़रोख्त करते हैं और आप टेलीग्राम में तो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि टेलीग्राम खुद एन्क्रिप्टेड है, बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें यूज़र नेम के पीछे बंदा छुपा होता है, नंबर तो आता नहीं है, लोकेशन आती नहीं है, तो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं? तो आप राइट, टेलीग्राम को ट्रेस नहीं कर सकते, तो डार्क वेब तो बहुत आगे की चीज़ है, उसको कैसे ट्रेस करेंगे? राइट। तो आपको लगता है कि बेसिकली ये लोग यूएई से ज़्यादा फ़ार हैं। जी। ओके, अब डिस्कस हमने कर लिया कि ये सब कुछ हो रहा है। हुँ। ये सब कुछ कैसे रुकेगा? इसको हमने रोकना कैसे है? क्या हुकूमत ने करना है? क्या पेरेंट्स ने करना है? सोसाइटी का मेंबर होते हुए, रिस्पॉन्सिबल मेंबर होते हुए हर इनफरादी शख्स ने इनफरादी तौर पे कौन से ऐसे इक़दामात करने हैं कि हम इसकी रोकथाम कर सकें? देखिए सबसे पहले तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है क्योंकि अक्सर लोग वालिदैन कहते हैं बच्चे को स्कूल भेज दिया ना, तो काफ़ी है बस, हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसको तवज्जो नहीं देते। हम जो है अपने मासूम बच्चों को 2-3 साल के मासूम बच्चों को भी खेलने के लिए क्या देते हैं? एंड्रॉइड। तो हमें ये आदत बदलनी होगी। हमें फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना होगा। हमारे ग्राउंड जब हम यंग एज में थे, जब हम स्कूल गोइंग थे, तो ग्राउंड्स आबाद थे। आज हम देखते हैं वही ग्राउंड जो है वो कचरे का ढेर बने हुए हैं। यानी मेरे गाँव में एक ग्राउंड था और हम शाम को जब वहाँ जाते थे तो एक मेला लगा होता था। क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड नहीं था। हमारे पास घर में सिस्टम पड़ा होता था लेकिन वो हम उसको उस वक़्त सिर्फ़ अपने स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे या चले मूवी देख ली, कोई इस तरह का। लेकिन आज के बच्चे के पास एंड्रॉयड है और इसके सिवा कुछ है ही नहीं। आईफ़ोन है, एंड्रॉयड है बस। उसकी एंटरटेनमेंट यही है, उसकी गेम्स यही हैं, उसका फ्रेंड सर्कल यही है, उसके माशरे के एक्सपोज़र अंदर यही है। उसका एक्सपोज़र ये है, उसके माशरे के अंदर दोस्त भी नहीं है। तो अपने सबसे पहले अपने बच्चों के दोस्त हमें खुद बनना होगा। फिर अपने बच्चों के दोस्त अपनी सोसाइटी के अंदर बनाने होंगे। फिर उनको ग्राउंड्स में लेके जाना होगा, पार्क्स में लेके जाना होगा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी होंगी, ताकि वो उसको एंड्रॉयड तो कम से कम उसके मैच्योर होने तक नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर दें भी तो फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी कि हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन-सी ऐप्स जा रही है, जो महफ़ूज़ ऐप्स हैं, मसलन व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, कोई इश्यू नहीं। व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, फ़ेसबुक इस्तेमाल करें, कोई इश्यू नहीं है, ख़ास हद तक उसका उसका भी थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग कर लें। तो जितनी भी वालदेन हैं वो एक तो मॉनिटरिंग करें, दूसरा वो तमाम वालदेन जो है देखें कि अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करें और ये तो है हमारी इंडिविजुअल या हमारे घर की ज़िम्मेदारी, दूसरी ज़िम्मेदारी आती है हमारे इदारों की। हमारे तालीमी इदारों के अंदर एक ऐसा माहौल होता है कि उस माहौल के अंदर बच्चा जो है वो तकरीबन 5 किलो का बस्ता उठा के लेके जाता है, तो वो समझता है कि शायद यही दुनिया है। उसको सफोकेटेड फ़ील करता। उसको उस तरह पढ़ाएँ कि उसको लगे कि ये एक नॉर्मल पढ़ाई है। हम तो अपने बच्चों को एबनॉर्मल कर रहे हैं माज़रत के साथ। प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल मासूम-मासूम बच्चों का बैग मैं देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि ये क्या स्कूल है? ये आप जाएँ ना बाहर यूरोप में अपने बच्चों को वो कैसे पढ़ाते हैं?
या चाइना के अंदर या जापान के अंदर, ख़ुसूसन जापान में देखिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। उनकी 90% पढ़ाई प्रैक्टिकल होती है, 10% थ्योरी होती है। हमारी 110% थ्योरी होती है। तो अपने बच्चों को जब तक हम एक आज़ाद माहौल घर में नहीं देंगे, अपने साथ फ्रैंक नहीं करेंगे, इदारे के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो माहौल नहीं देंगे जो उसको फ्रेंडली लगे, जो उसको लगे तालीम बोझ ना लगे, तालीम एक नेचुरल प्रोसेस लगे, तब तक ये इन तमाम मामलात से नहीं रोका जा सकता। और आखिरी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की। हुकूमत जो है वो सियासी जो लोग होते हैं उनको तो उठा के अंदर कर देते हैं, कोई ट्वीट करें तो फ़ौरन उठा के पकड़ लेते हैं। तो एफआईए का काम सिर्फ़ सहाफ़ियों को पकड़ना नहीं रह गया। एफआईए जो है उसका एक एक तो उसको अपग्रेड करना चाहिए। जो एफआईए के दफ़्तर में आप जाएँ तो आपको लगेगा कि ये दफ़्तर जो है तहसीलदार का दफ़्तर है, एफआईए का दफ़्तर नहीं है। तो एफआईए को पहले वेल इक्विप्ड करें, वहाँ पे ट्रेन्ड लोग हों, ऐसे लोग हों जो आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा जीनियस लोग हों, ताकि वो डेली के हिसाब से पाकिस्तान के आईटी सर्कल सोशल सर्कल की मॉनिटरिंग करें और देखें कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस ट्रेंड को हमने डिस्करेज करना है, किस ट्रेंड को लेकर चलना है। जब तक नेशनल लेवल पर, हुकूमती लेवल पर ये नहीं होगा, इस बीमारी का खात्मा मुमकिन नहीं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जिनसी तालीम को एक गुनाह समझा जी, जाता है और उसको कोशिश किया जाता है कि उस पे बात ना की जाए। बिल्कुल ऐसे। उसको जब तक आप राइट वे में बच्चों तक मुंतकिल नहीं करेंगे, उन्हें राइट एंड रॉन्ग्स नहीं बताएँगे, तब तक बिल्कुल ऐसे। बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप उन्हें बचा सकें। क्योंकि अगर उन्हें बाहर से कोई गलत नॉलेज मिल रही है, उन्हें हुँ। पता ही नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो सही बताने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें घर से बताएँ कि और क्या हमारे सही है। माशरे को ना थोड़ा ओपन होना चाहिए। ओपन होने की हाँ, ज़रूरत है और बिल्कुल, विक्टिम ब्लेमिंग अगर बिल्कुल। किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया, वो सारी ज़िंदगी उसकी तो स्पॉइल हो छुपा के गई रखता है। और वो छुपा के रखता है और दोबारा-दोबारा इस विशियस सर्कल में जी, जाता है क्योंकि हमारे यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग है। तुम बिल्कुल वहाँ ऐसे। गए क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं हुँ, बताया? तुम बड़े से मिले क्यों? ऐसे ही। तो इस तरह की चीज़ें एक बच्चा जो इस सारे विशियस सर्कल का हिस्सा बन गया, हुँ, क्या वो इससे निकल सकता है? नहीं निकल सकता क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च के अंदर कुछ ग्रुप्स में अबव 40 लोग भी देखे हैं, अबव 50 लोग भी देखे हैं। वो क्यों हैं? सोचने की बात है कि वो क्यों हैं? वो इसलिए कि वो खुद इस्तेहसाल का शिकार रहे हैं और जो बच्चा इस्तेहसाल का शिकार होगा, एब्यूज़ होगा बचपन में, वो सारी ज़िंदगी उसके रवैये में वही एब्यूज़िव रवैया रहेगा। तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये आपके बच्चे के साथ फिर उम्र भर रहेगा। क्या साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट अगर इस पे मुहिम चलाई जाए, काम किया जाए, कोई पॉज़िटिविटी की उम्मीद है कि नहीं? नहीं, वो तो है। मैं कह रहा हूँ ना गवर्नमेंट लेवल पर अगर एक लार्ज स्केल पर काम हो तो फिर तो हो सकता है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल्स जिस इंडिविजुअल जो तरह है वो खामोश बैठे हैं, अपना दुःख, अपना दर्द हाँ, अंदर हाँ, लिए बैठे हैं, उनका कोई वो उसका कोई इलाज नहीं। जिस तरह आपने बात की कि जिसके साथ एक दफ़ा इस्तेहसाल हो गया, ज़्यादती हो गई, वो आगे जाके दोबारा से इस क्राइम को इनिशिएट करता है। मोस्टली क्या ऐसा ही होता है? ऐसे ही होता है। मैं ज़्यादातर जो क्राइम कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो पहले इसका शिकार रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो इसका शिकार रह चुके हैं और ज़िंदगी भर जो है वो उस पछतावे में रहे हैं कि उसका सोसाइटी ने उसका साथ नहीं दिया। वो सोसाइटी को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। और ये ज़ाहिर-सी बात है माहिर नफ्सियात इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जो उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि जो एब्यूज़िव रवैया है किसी का भी, वो उसी वजह से है कि वो उसका रद्द-ए-अमल है। उसके साथ वो अमल हो चुका है, वो रद्द-ए-अमल के तौर पर ये अमल बार-बार ज़िंदगी में दोहराता है और उसको एन्जॉय करता है। बहुत सी नफ्सियाती बीमारियाँ हैं जो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ इस वजह से फैलती हैं कि आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, आपने उसका ख़्याल नहीं रखा और बचपन से वो जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुआ अपने ख़ानदान से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ता गया स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं न कहीं उसके साथ ये कुछ होता रहा और वो उसको सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा। एट द एंड ये हुआ कि वो खुद भी वही बन गया, वो खुद भी वही उसके अंदर वही शैतानी रवैया आ गया, वही जब वो अब्यूज़िव रवैया आ मज़बूत गया। हुआ तो उसने जब वही वो जिन अपने मज़बूत अंदर हुआ ले तो आया। उसने अपने आप को बदले का एक ही तरीका समझा कि मैं भी यही करता हूँ। राइट, राइट। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा देखें हुकूमत पाकिस्तान को कुछ तो समझना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। अगर हम पिछले सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ़ इन चीज़ों को देख लेती कि 2020 या 18-19 में पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड एड्स के हवाले से थे केस थे, वो 1,80,000 के लगभग थे।
2020 में इंक्रीज़ हुए 1,83,700 हो गए। फिर उसके हवाले से 2021-22 में वो 2,10,000 से 2,50,000 क्रॉस कर गए। रजिस्टर्ड केस की बात कर रहा हूँ। और बहुत और सारे बहुत से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। 70% रजिस्टर्ड नहीं होते, जी, 30% एड्स को रजिस्टर्ड होते हैं। ज़्यादातर लोग रजिस्टर नहीं कराते हैं। 2024 में 3,30,000 उसकी तादाद पहुँच गई। हर साल इतने लोग बढ़ रहे हैं, यानी आए काम एवरेज करें तो 30%, 20%, 50% के करीब बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो कितने बढ़ रहे होंगे। हम अपनी सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो हुकूमत पाकिस्तान जो है अब भी होश के नाखुन ले। हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत सारे मामलात आपस में दस्तों-गिरेबान होते रहते हैं। कभी ये डिस्कस हुआ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? हम कहाँ पे किस गहराई में, किस दलदल में जा रहे हैं? ये डिस्कस होना चाहिए। थैंक यू सो मच फिरोज़ी ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आपका शुक्रिया। आपने एक ऐसे मौज़ू पे रोशनी डाली जिस पे बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी आइंदा आपकी जो भी तहकीक हो आप हमारे चैनल पर आएँ और हमें मज़ीद मुस्तफ़ीद करें अपनी तहकीक से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।